तहसीलदार के लिए आप उर्दू की अनिवार्यता करते हैं तो नायब तहसीलदार से ऊपर तहसीलदार रहता है, जो नायब तहसीलदार भी प्रमोट होकर के तहसीलदार बनते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट सर्विसेज से भी आते हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, जो उनसे ऊपर एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर, डिवकॉम रहते हैं, वो ऑल इंडिया सर्विसेज से भी आते हैं। तो जब उनके लिए उर्दू की अनिवार्यता नहीं, उनके लिए उर्दू कंपलसरी नहीं, तो इनके लिए उर्दू कंपलसरी क्यों? यह प्रश्न है उमर सरकार से, यह प्रश्न है जो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन के नाम पर मंत्री पद संभाले बैठे हैं, जिन्होंने पिछले 1 महीने से एक भी इस पर बयान नहीं दिया, एक भी बार खुल करके नहीं आए। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान आपसे सवाल पूछता है, उन नौजवानों का क्या कसूर है जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ा? उन नौजवानों का क्या कसूर है जिनको उर्दू करिकुलम में कभी भी पढ़ाया नहीं गया? क्या एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन यहां पर प्रिवेल करेगी, जो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में पहले भी देखा कि कुछ चुनिंदा लोगों को बेनिफिट देने के लिए पॉलिटिक्स ऑफ और पॉलिसीज ऑफ एक्सक्लूजन चलाई गई? मैं आरोप लगाता हूं इस सरकार पर, इनके सभी मंत्रियों पर, कि ये जानबूझ करके ये पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं। ये 80% आबादी को इस जो प्रक्रिया है, इस रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, उससे बाहर रखना चाहते हैं। पर मैं प्रश्न भी पूछना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला को तो जवाब देना ही है, पर जम्मू खित्ते से जीते हुए जो विधायक हैं, जो मंत्री पद पर बैठे हैं, उनको भी अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, उनको भी जवाब देना होगा। खौड़ से जीत करके सतीश शर्मा जी गए हैं, उनको जवाब देना होगा कि आपको जिन्होंने वोट किया था, उनमें से कितने नौजवान आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की गुहार लगा रहे हैं? आपने एक बार भी उनसे मिले? आपने एक बार भी उनकी सुध ली? आपने उनसे बात की? आपने उनको जस्टिफाई अपनी पॉलिसी, अपनी सरकार की पॉलिसी को किया, या आपने उनसे क्लैरिफिकेशन दी? आपको देनी पड़ेगी। सुरेंद्र चौधरी जी से सवाल है, आप पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन करके कितनी देर ही मंत्री पद पर रह लेंगे? आज आकर के आपको इसी समाज, इसी माशरे, इसी समाज के बीच में रहना है, इन्हीं नौजवानों के बीच में रहना है। ये नौजवान आज आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, आपको जवाब देना होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उमर अब्दुल्ला सरकार को भी चेतावनी दे देता हूं। मैं उनको सीधे सीधे कह देता हूं कि उमर अब्दुल्ला को तय करना है, या उर्दू रखनी है या सरकार रखनी है। उर्दू और सरकार में एक चीज उमर अब्दुल्ला को तय करनी होगी, क्योंकि नौजवान पिछले 32 दिनों से सड़कों पर है, लगातार अपने अधिकारों की, अपने हकों की, अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर रहा है। आपको जवाब देना होगा, आपको तय करना होगा। और वहीं पर मैं सभी चैनलों के माध्यम से नौजवानों को एक विश्वास जताने के लिए यहां पर आया हूं कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, इस चिंता में कि उर्दू की अनिवार्यता कंपलसरी किया गया है, आप चिंता मत कीजिए। हम आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, और जिस प्रकार भी हो पाया हम लड़ेंगे। वो रास्ता, अगर उसका रास्ता सड़कों से निकलेगा तो हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट कचहरी से निकलेगा, कोर्ट कचहरी पर लड़ाई लड़ेंगे, पर अन्याय नहीं होने देंगे। ये रिक्रूटमेंट तभी होगी जब जो 5 भाषाओं के साथ
इक्वल ट्रीटमेंट होगा, जब पांचों भाषाओं को इक्वल स्थान मिलेगा, क्योंकि गजट के अंदर आ चुका है कि हमारी ये इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी पांचों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब भेदभाव नहीं होगा, पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम डिविजिव पॉलिटिक्स को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस के खिलाफ खड़े भी होंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई भी लड़ेंगे। और मैं आप सबके माध्यम से आह्वान करता हूं सभी नौजवानों को, सभी जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, कि कल हम इस दूसरे पड़ाव में जाने जा रहे हैं। अभी तक हम शांतिपूर्वक तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, आगे भी हम डेमोक्रेटिक मीन्स के अंदर रहते हुए ही प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, बट इस एजिटेशन को इंटेंसिफाई करेंगे। कल यानी 12 तारीख शनिवार एसएसबी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस का घेराव करेंगे ठीक 11 बजे। तो आप सब बड़ी संख्या में पहुंचें, अपने अधिकारों की बात करने के लिए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। ये पहला पड़ाव है जो हमने पार किया है। आगे आगे इस एजिटेशन को और इंटेंसिफाई करेंगे अगर ये सरकार सुधरी नहीं तो। और मैं आप सभी के माध्यम से सभी नौजवानों को एक बार फिर से आह्वान करता हूं कि आप सब कल ठीक 10:30 बजे कच्ची छौनी चौक पर पहुंचे और 10:30 बजे हम चलना शुरू करेंगे और 11 बजे हम JKSSB के ऑफिस का घेराव करेंगे। मैं मुख्यमंत्री साहब को बोल देता हूं कि आपने जो लगाना है लगा लो, हमारी आवाज को ना दबा पाओगे ना हमको झुका पाओगे। हम अपने अधिकारों की बात करते रहेंगे और अपने नौजवानों के हकों का हनन कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार, आप सबका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वागत है। साथियों, कई दिन से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा, नायब तहसीलदार की परीक्षा के अंदर जो उर्दू की इम्पोजिशन और उर्दू को कंपलसरी करके उमर सरकार द्वारा बनाया गया है। कई सालों से नौजवान इस तैयारी में था कि उसको कब मौका मिले और वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लेकर के नौकरी पाए। इस सरकार ने वादे भी बहुत किए थे, बट 9 जून 2025 को इस सरकार की असलियत बाहर निकल कर के आई, मानसिकता बाहर निकल कर के आई, जब इन्होंने उर्दू को कंपलसरी कंपोनेंट किया और 50 नंबर का उर्दू नायब तहसीलदार की परीक्षा के अंदर अनिवार्य किया। पिछले 33 दिन से, आज 33वां दिन है, पिछले 33 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के, इस विषय को लेकर के सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। और हमारा आर्गुमेंट एक सिंपल आर्गुमेंट है। इस प्रदेश के अंदर नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट के लिए जो रूल्स 1973 में फ्रेम किए गए थे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी जाती थी। और ये रूल्स 1973 से लेकर के 2003 तक चले। 2003 तक इन्हीं रूल्स के बेसिस के ऊपर रिक्रूटमेंट हुई और कई नौजवान लगे भी और लग करके प्रमोशनें लेकर के आज रिटायर भी हो चुके हैं। उस समय उर्दू की कई कंपलसरी नहीं था, कई अनिवार्यता नहीं थी, तो क्या वो कम काम कर पाएगा इन डिपार्टमेंट्स के अंदर? ये एक प्रश्न है बहुत बड़ा। पर जब 2003 के अंदर रूल्स मेंड हुए जो 2009 तक चले, उसके अंदर जोड़ दिया गया मैट्रिकुलेशन में 10th में उर्दू होनी चाहिए और कई नौजवानों को इसके बेसिस पर बाहर किया गया। पर रिलीफ मिला। जो 29 नौजवान
2009 में जम्मू के लगे थे, उन्होंने रिलीफ की डिमांड की और उनको रिलीफ मिला और उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने तो 10वीं में उर्दू नहीं पढ़ी थी और वो लोग तो नायब तहसीलदार से तहसीलदार भी बने। उन्होंने कई अरसे से इस डिपार्टमेंट में सर्व भी कर रहे हैं। क्या उन्होंने कम काम किया क्या? और किया तो उनको प्रमोशन किस बेसिस पर मिली? ये जो निर्णय है ये सरासर बाहर एक पूरे तबके को, लगभग 80% को इस रिक्रूटमेंट से बाहर रखने का निर्णय है, जिसके खिलाफ हमने पहले दिन से ये डिमांड रखी थी। हमारा और आर्गुमेंट बिल्कुल क्लियर था कि ये जो निर्णय है ये जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एंटाई कॉन्स्टिट्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि जहां पर एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रीफेस के अंदर, प्रीएम्बल के अंदर हमको कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कभी भी वायलेट नहीं हो सकती। बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाया हुआ आर्टिकल 14, 16 जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, जो कहता है कि किसी के साथ भी लिंग, धर्म, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, लैंग्वेज के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं हो सकता। इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, इक्वालिटी प्रिवेल होगी। और आर्टिकल 16 कहता है इन्हीं बेसिस के ऊपर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। पर यह डिस्क्रिमिनेशन करके यह सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? ये किसको खुश करना चाहती है? ये किसके साथ खड़ी है? आज 33 दिन के बाद समझ में आ रहा है। जब 2015 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, 2019 में खत्म हुआ, उसके अंदर किस तरीके से 126 लोग उर्दू में फेल हुए, 122 जम्मू से थे, वो एक प्रेसिडेंट बन गया कि लोगों को समझ में आ गया कि जम्मू तो कभी भी डीप रूटेड लैंग्वेज इस रीजन की थी ही नहीं, कभी भी एम्फेसिस किया ही नहीं गया। स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में कभी भी ये कंपलसरी सब्जेक्ट था ही नहीं, तो क्यों भेदभाव किया जा रहा है?